सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी व्याकरण पाठ 2 के अंतर्गत हमने वर्ण विचार का अध्ययन किया था। हमने जाना था वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह। वर्णमाला, इसके 2 भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। जिसको उच्चारित करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, स्वर। जिसको उच्चारित करने में अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े, व्यंजन। उसके बाद स्वर के भेदों को हम लोग जाने थे। अनुस्वार, जिसको बोलते समय हवा सिर्फ नाक से निकले, अनुस्वार। अनुनासिक, जिसके बोलते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकले, अनुनासिक। मात्रा, स्वरों के प्रतीक चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था व्यंजन। अभी मैंने बताया जिनको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहलाता है। यह अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन। एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित 2 भिन्न व्यंजन जब एक साथ आए तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन क्या है? जब एक स्वर रहित व्यंजन असमान, भिन्न मैंने बोला, भिन्न या असमान स्वर सहित स्वरयुक्त व्यंजन से मिलकर नए वर्ण व्यंजन का निर्माण करते हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसी तरह हमने द्वित्व व्यंजन पढ़ा था। पहले स्वर के बिना फिर स्वर सहित लगातार जब एक ही व्यंजन 2 बार आए तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है, द्वित्व व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन में असमान व्यंजन आते हैं और द्वित्व व्यंजन में समान व्यंजन एक साथ आते हैं। हम लोगों को आगे पढ़ना था र के विभिन्न रूप। क्या पढ़ना था? र के विभिन्न रूप। बच्चों, र का प्रयोग अलग अलग ढंग से होता है। हिंदी भाषा में र वर्ण ऐसा है जिसका प्रयोग अन्य वर्णों के प्रयोग की अपेक्षा कुछ अलग होता है। कभी तो यह मुकुट बनकर दूसरे वर्णों के सिर पर बैठकर राज करता है, कभी वर्णों के चरणों में निवास करता है, तो कभी किन्हीं वर्णों के पेट में बैठकर उसकी शोभा बढ़ाता है। ठीक। र के कितने रूप होते हैं? र ऐसे वर्णमाला में र आता है। पहला तो ए हो गया। उसने कहा है जैसे र सामान्य रूप राम और रमेश। दूसरा है, बताया गया है कभी तो उसके सिर पे बैठ के मुकुट बनकर बैठता है, यानी रेफ। जैसे म के ऊपर र है, म के ऊपर र है। ये जो वर्ण होता है क और म, कर्म, तो जिस वर्ण पे लगता है उसके पहले वो उच्चारित होता है। कर्म जो बोला जाता है उसके बाद वाला जो वर्ण होता है उस पे उच्चारित होता है। उसके बाद पदेन है, कहा गया कभी कभी चरणों में बैठकर वह उसके चरणों में बैठ जाता है, तो पदेन जो होता है नीचे लगता है, जैसे क्रम, ग्रह, ट्राम, द्रम। इसमें जो र होता है आधा र होता है, लेकिन इसमें जो वर्ण होता है वो आधा होता है और र पूरा होता है। हम बुक से पढ़ते हैं फिर आगे के समझते हैं। जब र बिना स्वर के प्रयोग किया जाता है तब वह अपने बाद वाले बोले जाने वाले वर्ण के सिर पर निवास करता है, जिसे हम रेफ र बोलते हैं। जब रेफ आधा होता है, जो वर्ण बोला जाता है उसके पहले आधा र आता है, तो वह जहां उच्चारित होता है कर्म, क के बाद र उच्चारित हुआ तो उसके बाद वाला जो वर्ण होता है उसके ऊपर प्रयुक्त होता है, कर्म, धर्म। अगर हम क्रम बोल दे तो र नीचे आ जाएगा और र पूरा हो जाएगा। ये है कर्म, धर्म। ऐसे आपकी बुक में कुछ दिया है, कर्म, धर्म, मर्म, चर्म। इसको रेफ र बोलते हैं। दूसरा है, जब र वर्ण में स्वर हो और इसकी उच्चारित इसको स्वर रहित वर्ण के बाद बोला जाए तो उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ पदेन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें बोला गया है कि जब र स्वर सहित हो, यानी र पूर्ण हो, इसको स्वर रहित वर्ण के साथ बोला जाए, यानी स्वर रहित वर्ण जिसमें लगा हो वो वर्ण स्वर रहित हो, आधा हो। जैसे क्रम का अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम करेंगे क
प्लस र प्लस अ। ये अ क के साथ नहीं रहेगा क्योंकि क आधा है। क प्लस र प्लस अ। और अगर हम कर्म का वर्ण विच्छेद करते हैं तो क प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस अ, यानी एक क पूरा है, एक इसमें आधा र लगा हुआ है जो म के ऊपर लगा हुआ है। ये जो पदेन है इसमें जो पहले जिसमें र लगा रहता है वो आधा होता है और र पूरा होता है। इसमें अ लगा हुआ है इसलिए र पूरा हुआ है। इस तरह रेफ जो होता है स्वर रहित होता है और पदेन स्वर सहित होता है। पदेन का प्रयोग हम दो तरह से करते हैं, एक तो इस तरह तिरछी लाइन और एक इस तरह उल्टा वी की तरह। कैसे करते हैं? जब कोई भी खड़ी पाई वाला जैसे क ग इस तरह का जो वर्ण होता है, च जिसमें एक सीधी लाइन होती है, इस तरह के वर्ण के साथ पदेन का यह रूप प्रयुक्त होता है, जैसे क्रम ग्रम ग्रह। लेकिन जो इसमें छोटी पाई ऊपर होती है जैसे ट ठ ड ढ ट वर्ण के जो वर्ण होते हैं ऊपर छोटी पाई है, इसमें अगर र का प्रयोग करना है तो इस तरह र का प्रयोग करते हैं। जो छोटी पाई वाले वर्ण होते ट ठ ड ढ उसके साथ र का प्रयोग करना है तो र का इस तरह प्रयोग होता है ट्राम ड्राम। एक बार पुनः हम पुस्तक का पढ़ लेते हैं। जब र बिना स्वर के प्रयोग किया जाए तब वह अपने बाद बोले जाने वाले वर्ण के सिर पर निवास करता है, जो रेफ र कहलाता है। जब र वर्ण में स्वर हो और इसको स्वर रहित वर्ण के साथ बोला जाए तो र उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ पदेन के रूप में प्रयुक्त होता है। जिन वर्णों की खड़ी पाई नहीं होती वहां र स्वर रहित व्यंजन के साथ पदेन के रूप में लिया जाता है, जैसे ट्राम ड्रम, इस तरह ग्रह ट्राम ड्रम नीचे। चौथा है री की मात्रा का उच्चारण र की तरह होता है। री की मात्रा का उच्चारण भी र की तरह होता है। जैसे हम बोलते हैं पितृ मातृ, तो बोलते हैं तो लगता है र बोल रहे हैं, लेकिन वह री की मात्रा होती है। री जो खड़ी पाई के पांव में पदेन की तरह प्रयोग होती है। खड़ी पाई की पांव में पदेन की तरह प्रयुक्त होता है। जैसे क है, क पर री का मात्रा लगा है, खड़ी पाई है, इसके नीचे री लग जाएगा। एक त में री का मात्रा लगा है त, एक खड़ी पाई है, इस तरह री त्री। इस तरह हमने र के रूप देखे। पहला रूप सामान्य रूप जो वर्णमाला में आता है, दूसरा रेफ रूप र जो आधा र होता है, जो जहां उच्चारित होता है उसके बाद वाले वर्ण पर प्रयुक्त होता है। उसके बाद पदेन र जो दो रूप में होता है। अगर खड़ी पाई वाले र हो तो इस तरह लगाया जाता है और छोटी पाई वाला हो तो इस तरह र का प्रयोग होता है। ए र पूरा होता है, जिसमें लगता है वो आधा आ जाता है। जैसे क में र लगा है तो क आधा हो गया, ट में र लगा है तो ट आधा माना जाएगा। इसके अलावा री का प्रयोग भी, री का उच्चारण भी र की तरह ही होता है। री की मात्रा इस तरह होती है, क में री का मात्रा क्री, त में री का मात्रा त्री। इस तरह हमने र के कई रूपों को जाना और उसको लिखना पढ़ना सीखा। अब हम पाठ में आए जो वर्ण हैं उनका वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? वर्ण शब्द कैसे बनता है? वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनता है। सार्थक समूह का मतलब ऐसे वर्ण मिलकर जो कुछ अर्थपूर्ण शब्द बनाए उसे सार्थक बोल देंगे। जब अर्थपूर्ण कई वर्ण मिलके अर्थ वाले शब्द बनाते हैं, सार्थक शब्द बनाते हैं, तो वह शब्द कहलाता है। और उन शब्दों को अलग अलग करके स्वर तथा व्यंजन को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। आज हम पुस्तक में जो वर्ण विच्छेद है उसको पढ़ेंगे, फिर हम उसका लिखने का प्रयास करेंगे, अलग अलग करके लिखकर समझेंगे। पहले हम पुस्तक के माध्यम से मौखिक रूप से सीखते हैं। वर्ण विच्छेद, इसमें एक आपका अनुच्छेद दिया, उसको हम पढ़ते हैं। अध्यापिका, मोहन क्या कर रहे हो? मोहन, मैम
मैं ब्लॉक अलग अलग कर रहा हूँ। ब्लॉक यानी छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसको अलग अलग किया जा रहा है। अध्यापिका, बच्चों जैसे मोहन घर के ब्लॉक अलग अलग करके हमें यह बताएगा कि उसने घर के निर्माण में किस किस ब्लॉक की सहायता ली, वैसे ही हम शब्दों को अलग अलग करके देख सकते हैं कि वह किन किन वर्णों से बने हैं। इसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। विच्छेद शब्द का अर्थ है अलग करना, यानी शब्द के प्रत्येक वर्ण, स्वर तथा व्यंजन को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसमें अध्यापिका बच्चे से पूछती है कि मोहन आप क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो मोहन कहता है कि मैं छोटे छोटे ब्लॉक जो हैं जोड़ के जो ये घर बना उसको अलग अलग कर रहा हूँ। तो अध्यापिका कहती है बच्चों जिस तरह मोहन इस छोटे छोटे ब्लॉक को अलग कर रहा है, अलग करने के बाद अलग कर करके दिखाएगा कि जो उसने घर बनाया उसने किस किस चीज का प्रयोग किया, कैसे उसको जोड़ा है। उसी तरह एक उदाहरण के द्वारा बताया गया है कि उसी की तरह ये शब्द जो हैं उसको हम अलग अलग करके लिखेंगे। उसमें जानेंगे कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है। तो हम जब उसको अलग अलग करके लिखेंगे तो हमें पता चलेगा ये शब्द कैसे बना है। वर्णों शब्द में आए स्वर तथा व्यंजन वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्दों में आए स्वर तथा व्यंजन वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। विच्छेद मतलब होता है अलग अलग करना, शब्दों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद। वर्णों को और स्वरों और तथा व्यंजन को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब नीचे कुछ वर्ण दिए गए हैं, उसको हम पढ़ेंगे। वर्ण विच्छेद सीखने के लिए निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए। तालिका यानी नीचे दिया गया है जो, उसको पढ़ना है, देखना है कि किस तरह इसमें बताया गया है कि किस तरह जो वर्ण है स्वरों के साथ जुड़े हुए हैं। वर्णमाला के जो वर्ण है स्वरों के साथ जुड़े हैं, उसको पहले हम देख लेते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे हमने एक्सरसाइज करके लिख कर पढ़ा है, देखा है। लेकिन आज हम पुस्तक के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह उसको किया गया है। पहला वर्ण है क। क में कोई मात्रा नहीं दिख रहा है, लेकिन क व्यंजन वर्ण है तो उसमें अ जुड़ा ही हुआ है, पूर्ण नहीं होता है व्यंजन, स्वर के साथ ही होता है, इसलिए क में हलंत प्लस अ क। का इसमें आ वर्ड जुड़ा हुआ है, आ का मात्रा जुड़ा हुआ है तो क हलंत प्लस आ। वर्ड जो होता है जिस तरह की मात्रा होती है उस तरह परिवर्तित होता जाता है। क पे छोटी की मात्रा क हलंत प्लस छोटी, क में बड़ी की मात्रा हलंत प्लस बड़ी ई, क में छोटा ऊ का मात्रा क पे हलंत प्लस छोटा ऊ, क पर बड़ा ऊ का मात्रा उ, क पे हलंत प्लस बड़ा ऊ, क पर ए का मात्रा क में हलंत प्लस ए, क पर ए का मात्रा क में हलंत प्लस ए। बच्चों बहुत सारे बच्चे ए और ए की मात्रा में गलत करते हैं। ए के ऊपर भी अगर जब ए लिखते हैं तो उसके ऊपर एक मात्रा लगा देते हैं, और जब ए लिखते हैं तो उसके ऊपर दो मात्रा लगा देते हैं। इस तरह ए लिखेंगे इस तरह और ए इस तरह, जबकि ये गलत है। ए का सही रूप है ए भी गलत है, ए का सही रूप है ए। और जब हम मात्रा लगाते हैं तो क पर एक मात्रा के, क पर ए का मात्रा है, यहाँ डबल होता है ना कि यहाँ दो मात्राएं होती है। बहुत सारे बच्चे इन सारी चीजों में गलत कर देते हैं। हम आगे पढ़ते हैं। अभी तक हमने मात्रा को देखा किस तरह मात्रा लगा हुआ है। क पर ओ का मात्रा को, क हलन प्लस औ, क पर औ का मात्रा कौ, क हलन प्लस औ, क पर अंक का मात्रा कंग, क हलन प्लस अंग, क पर अह का मात्रा कह, क हलन प्लस अह। इस तरह हुआ क, का, कि, कु, कु, क्री, की, कै, को, कौ, कंग, कह। इसी तरह ख पे, ग पे, घ पे किसी भी वर्ड पे लगा, मान लीजिए च पे लगा है तो च, चा, चि, ची, चु, चू, चे, चे, चो, चौ, चन, च। किसी भी वर्ड पे लगता है। जिस तरह
स्वर लगता रहता है, उसी तरह उसको हम उच्चारित करते हैं। इसके अलावा छ, त्र, व्य, स्र जो संयुक्त व्यंजन है उसको उसमें जोड़ के लिखा है, उस तरह हम देखेंगे। छ है क प्लस मूर्धन्य स प्लस अ, छ। त्र है त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। ज्ञ ज प्लस इय प्लस अ ज्ञ। स्र स प्लस र प्लस अ। एक छत्र ये आपका संयुक्त व्यंजन है। इसमें दिया है कि किस तरह अगर हमको कोई शब्द मिला है क पे च पे जो भी मात्रा लगा है, अगर अपने आप में कोई सिर्फ अपने आप में एक वर्ण हो, उसमें कोई मात्रा न दिखता हो, तो भी वर्ण विच्छेद करते समय उसमें हम हलंत लगाएंगे। और अगर संयुक्त व्यंजन आता है तो सिर्फ उस संयुक्त व्यंजन को पूरी तरह ना लिख के उसको उसमें जो जो व्यंजन जुड़े होते हैं उसको हम अवश्य लिखेंगे। आप इस तालिका को देखकर समझ ही गए होंगे कि स्वर रहित व्यंजन में हलंत लगाया जाता है। जिस प्रकार क व्यंजन से स्वरों को अलग किया गया है, वैसे ही सभी व्यंजनों से स्वर अलग किए जाएंगे। अब देखें कि शब्दों से व्यंजन को कैसे अलग किया गया है। पहला शब्द है अमर। अ स्वर व्यंजन है, इसलिए उसमें हलंत नहीं लगाएंगे क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है। म व्यंजन वर्ण है, अ जो है स्वर वर्ण है, तो उसमें व्यंजन जुड़ा नहीं है, स्वर अपने आप में पूर्ण होता है, तो उसमें हलंत नहीं लगाएंगे। म व्यंजन वर्ण है, वो स्वर के साथ जुड़ा होता है, तो म पे अगर कोई मात्रा नहीं है फिर भी उसमें अ जुड़ा हुआ है, तो म पे हलंत लगाएंगे और अ जोड़ेंगे प्लस अ। र व्यंजन वर्ण है, र में हलंत लगाएंगे और प्लस अ लिखेंगे। अमर क्या हुआ? अमर। अब दूसरा आ की मात्रा के साथ जुड़ा है। आ जो है अपने आप में पूर्ण है क्योंकि वह स्वर है। च व्यंजन है, उसमें आ का मात्रा जुड़ा हुआ है, तब चा हुआ है, तो च पे हलंत लगाएंगे प्लस लिखेंगे आ। मात्रा नहीं लिखेंगे, आ पूरा वर्ड लिखेंगे और प्लस र हलंत के साथ प्लस अ, तब शब्द बना आचार। नेक्स्ट शब्द है इधर। छोटी स्वर है, ध व्यंजन है, उसमें कोई मात्रा नहीं दिख रहा है, तो उसमें अ वर्ण जुड़ा हुआ है, तो ध हलंत प्लस अ ध, र हलंत प्लस र अ र, तो हुआ इधर। ई प्लस ध हलंत प्लस अ हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, इधर। अब बड़ी ई की मात्रा, इसमें आप देखिए कि जितने भी स्वर वर्ण हैं उसमें हलंत का प्रयोग नहीं किया गया है। ई, उ, री, ए, ओ, अंग और आ। अनुनासिक यहाँ लिखा है, आह के लिए आ, वहां भी हलंत का प्रयोग नहीं किया गया, आ पर चंद्र बिंदु लगा दिया गया है, ये अयोगवाह आता है। अंग भी अ लिख कर हलंत नहीं लगाया गया, उसमें अंग लगा दिया, ऊपर अनुस्वार लगा दिया गया है। और इसके साथ जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उसमें जो भी मात्राएं हैं उसके साथ हलंत लगाकर उस मात्रा के वर्ण को लिखा गया है। ये नहीं कि अगर र पर बड़ी की मात्रा है तो र प्लस बड़ी का मात्रा नहीं लिखेंगे, र प्लस व्यंजन स्वर वर्ण ई लिखेंगे। उसके बाद आपका आया है क्षमा। छ शब्द को अलग अलग संयुक्त व्यंजन है उसको अलग करके लिखा गया है। य संयुक्त व्यंजन है, उसको अलग अलग करने के बाद मात्रा लगाया गया है। त्रिभुज में त्र संयुक्त व्यंजन है, उसको अलग करके तब एक मात्रा लगाया है। श्रुत लेख में स्र संयुक्त व्यंजन है, उसको अलग करके लगाया गया है। इसके अलावा प्र लिखा गया है, प्र में पदेन र है, आधा प हल, तो इसलिए आधा प है तो प पे हलंत रहेगा। र पूरा है तो र प्लस अ, र में हलंत रहेगा। फिर आधा स है हलंत,
न प्लस अ, न में हलंत्र का प्रश्न। इसी तरह कार्य जिसमें रेफ है तो क पर आक मात्रा का, क हलंत के साथ, आ। फिर मैंने बताया कि जिस वर्ड पे रहता है उसके पहले इसको बोला जाता है, तो यह वर्ड पे है तो उसके पहले र आएगा, तो र हलंत के साथ प्लस य प्लस अ, कार्य। य में जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उसमें हलंत रहेगा। इसी तरह कृष्ण, चिन्ह, आनंद। यहाँ देखिए आनंद, आ स्वर वर्ण है इसलिए पूरा लिखा जाएगा। फिर न प्लस अ, और ऊपर बिंदी लिखा है न, ऊपर अनुस्वार लगा है, तो अनुस्वार है और त थ द आया तो उसका लास्ट वर्ड न है इसलिए यहाँ न होगा। पंचामाक्षर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अंगा, इया, अड़, न और म अनुस्वार के रूप में भी प्रयोग होते हैं। जिस वर्ड का होता है उसमें उसको लगा दिया जाता है। अगर क वर्ड का है तो अंग की जगह अनुस्वार की जगह अंग, च वर्ग का है तो अनुस्वार की जगह इया लगा दिया जाएगा। ट वर्ग में अड़, त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में म लगा दिया जाएगा। इसी तरह पाँव है, प जो है हलंत के साथ है और अनुस्वार आ के मात्रा पे है, लगा दिया जाएगा व हलंत प्लस अ। बच्चों आज हमने मौखिक रूप से वर्ण विच्छेद सीखा। मैंने मौखिक रूप से वर्ण विच्छेद आपको इसलिए बताया कि आप अपने पुस्तक पर ध्यान देके पढ़ें और लिखें। ध्यान देके किस तरह किया गया। अगली कक्षा में लिखित रूप से लिखने का प्रैक्टिस करेंगे हम और बोर्ड के साथ वर्ण विच्छेद लिखना सीखेंगे तथा पाठ में आए जो प्रश्न हैं उसको सीखेंगे। आप पाठ 2 में आए जितने भी प्रश्न हैं, स्वर, व्यंजन, वर्ण, वर्णमाला, अनुस्वार, अनुनासिक, अयोगवा और व्यंजन वर्ण, र के विभिन्न रूप, वर्ण विच्छेद करना एक बार पहले से पढ़ के रखिएगा। अगली कक्षा में हम पुनः एक बार पुनरावृत्ति करते हुए वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे। धन्यवाद।